वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट मार्केट के महारथी का। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह। गौतम शाह को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो टेक्निकल एनालिसिस में अपना लोहा मनवा चुके हैं। ना ही सिर्फ भारत में, देश और दुनिया में कई सारे सेमिनार्स में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारी कॉन्फ्रेंसेस में, और उनकी लर्निंग से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गौतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईजी नाउ स्वदेश पे। और सबसे पहले तो आप अपनी रणनीति और अपना व्यू जो गोल्ड पे आपने पिछली बार हमारे दर्शकों को दिया था, लगभग 1-1.5 महीने पहले आपसे बातचीत हुई थी, तब भी आपने गोल्ड पे एक पॉजिटिव नज़रिया दिया था, और आज देखिए गोल्ड ऑल टाइम हाई लेवल पे है। गौतम, सबसे पहले तो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करिए, और साथ ही अब क्या नज़रिया बन रहा है गोल्ड पे, ये बताइए। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। हाँ, जैसे आपने ठीक कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इक्विटी मार्केट्स के बारे में बात शुरुआत में नहीं कर रहे हैं, और जायज़ भी है क्योंकि अगर आप गोल्ड की मूवमेंट देखें पिछले 1-1.5 महीनों में आई थिंक 10% की तेजी आई। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप निफ्टी का अगर आप मूवमेंट देखें पिछले 3 महीनों में, तो वहां पर कोई रिटर्न ही नहीं है, 1 से 1.5% की रिटर्न है। सो गोल्ड में इतनी अच्छी तेजी आई है, और ये तेजी 3 साढ़े 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद निकला है, क्योंकि जब 2050-2070 का लेवल निकला तो हमें लग रहा था कि इसमें बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, और अभी तक वो वैलिडेट हो चुका है। अभी भी इस लेवल्स पे भी 2250 पे भी मुझे लग रहा है कि तेजी बनी रहेगी, और हमारा वर्किंग टारगेट है $2500 के आसपास का। तो यहाँ से भी 10 से 15% की तेजी गोल्ड में आनी चाहिए। तो अगर आपके इन्वेस्टर्स, आपके व्यूअर्स अगर इन्वेस्टेड है तो उसमें बने रहिए। आई थिंक ये साल मुझे लग रहा है कि गोल्ड कुछ और स्पेशल कर जाएगा। साथ-साथ में अगर आप सिल्वर को भी देखें तो 25 हाफ $26 का जो लेवल है, एक बार वो निकलता है तो सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि 15 से 20% की तेजी आ जाएगी, और सिल्वर भी 2 ढाई साल से कंसोलिडेशन जोन में है। तो 10 से 15% आपका पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए, क्योंकि जहां पर ट्रेंड है हमें वहां पर कमिटेड रहनी चाहिए। गौतम, ये आपकी खूबसूरती है और आप हर चीज़ को अच्छे से नोटिस करते हैं और सिंपल भाषा में क्लियरली बता देते हैं कि कहाँ पे दम है। और ये हमारा भी एनालिसिस है कि गोल्ड अगले 2-2.5 साल के लिए बहुत बढ़िया मोमेंटम में रहेगा, और इसका बेनिफिट हो सकता है गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज़ को मिल जाए। मनापुरम, मुथूट ऑलरेडी हम सब देख ही रहे हैं। गौतम, ओवरऑल मार्केट्स पे आते हैं। एक दिन एक्सपायरी का और नेक्स्ट डे अगले दिन सीरीज़ का, 2 दिन में ना तस्वीरों में बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ और डाटा एकदम से पलट गया, और काफ़ी हद तक हम फिर से सेफ जोन में आ गए हैं। बाज़ार में अभी भी स्ट्रेंथ है ये, क्योंकि इलेक्शन ईयर्स भी आपको मालूम है, स्विंग भी होंगे, वॉलेटिलिटी हालांकि 12 पे ही अभी। एक बार आपका टेक चाहिए, बाज़ार में कितनी ताकत है, कहाँ तक जा सकते हैं, बाइंग ऑन डिप करना है, सेल ऑन राइज करना है, कैसे काम करना है? देखिए, बाजार को समझने समझने के लिए हमेशा डिफिकल्ट टाइम्स में बाजार क्या करता है वो देखना जरूरी है। तो पिछले 1-1.5 महीनों में ऐसा एक सिचुएशन था जहां पर इंटरनल करेक्शन इतनी बड़ी थी, और एक बहुत यूनिक सी सिचुएशन थी, क्योंकि मार्केट गिर के भी गिरा नहीं। क्योंकि अगर आप NSE 500 को देखें जो एक अच्छा बेंचमार्क है ब्रॉडर मार्केट्स के लिए, निफ्टी 50 को देखें और बाकी सेक्टोरल इंडेक्सेस को देखें, तो कोई मेजर करेक्शन आया नहीं। बट अगर आप इंटरनल्स को देखें तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1200 या 1300 स्टॉक्स में 20 से 40% की फॉल आई। तो मेरे हिसाब से ये एक क्लीन अप फेज था, क्योंकि जिस तरह के स्टॉक्स चलने शुरू हो गए थे जनवरी में, उसके कारण लग रहा था कि मार्केट को एक नीजक रिएक्शन चाहिए सो दैट एक रियलिटी चेक आ जाए। वो हुआ, और अब क्या हो रहा है कि सारे अच्छे शेयर्स चल रहे हैं, और इस पूरे मूवमेंट में अगर हम निफ्टी को देखें, उसने वो 21,800-850 का लेवल को अच्छी तरह से सपोर्ट किया। तो बाजार तो काफी स्ट्रांग है, अच्छे कंसोलिडेशन से निकल रहा है। 3 महीने में इंडेक्स लेवल्स पे अगर आप देखें तो कोई रिटर्न बनी नहीं है, और अब जिस तरह की लीडरशिप वापस आई है, जिस तरह की मोमेंटम है और जिस तरह का स्ट्रेंथ ग्लोबल मार्केट्स में है, अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अप्रैल का महीना ओवरऑल बेसिस पे अच्छा रहेगा। कमिटेड रहिए। देखिए, रोज इन एंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है जब एक स्ट्रांग बुल मार्केट होता है। आप पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा सा लंबा सोचिए। ये एक टेस्ट मैच का विकेट है, ये 2020 का विकेट नहीं है कि आपको रोज कुछ ना कुछ करना है। तो बने रहिए, रिटर्न्स बनेगी। और लेवल्स के बारे में बात करें तो एक बार ये 22,500 का लेवल निकलता है ना, जहां से मार्केट 3 बार गिरा है, एक बार ये निकलेगा तो एक बार के लिए तो 22,800 मुझे लग रहा है कि चला जाएगा, और इवेंचुअली 23,400 500। तो अभी भी अपसाइड काफी है। अच्छे सेक्टर्स, अच्छे स्टॉक्स में रहिए, रिटर्न अच्छा बनेगा, और अप्रैल का महीना अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, अप्रैल का महीना बढ़िया जाएगा।
टेस्ट मैच टाइप से आप अपनी रणनीति रखिए, आड़े टेढ़े शॉट्स नहीं खेलने हैं। यहाँ से 22,800, 23,300, 500 ये लेवल्स भी आपके लिए आते हुए दिखेंगे, लेकिन ये लेवल तभी आएंगे जब बैंकिंग का सपोर्ट रहेगा। गौतम भाई नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। अगर अब आपसे बैंकिंग के बारे में पूछें अगर कि बैंकिंग इंडेक्स का मूड आपको कैसा लग रहा है, शेयरों की अगर हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक ने ना सिर्फ स्थिरता दिखाई है बल्कि अब तेजी की शुरुआत भी कर दी है, 1500 रुपए के आसपास के स्तर हैं। आपको बैंकिंग में इस वक्त क्या सबसे सही लग रहा है, प्राइवेट बैंकों का खेमा या फिर सरकारी बैंक? और विद इन इस स्पेस में स्टॉक्स अगर बता देंगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखिए पिछले 1 डेढ़ महीनों में जब बाजार का थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज था तो हम बैंक्स की तरफ देख रहे थे, बट बैंक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी 46,000 के सपोर्ट लेवल से घूम के वो आया है, और इस पूरे पीरियड में रिलायंस ने पूरे मार्केट को बचाया, क्योंकि रिलायंस गिरा ही नहीं और अब वापस 3,000 के आसपास है। और मुझे लगता है कि रिलायंस यहाँ से भी काफी अच्छा करेगा अगर किसी का 6 से 12 महीने का व्यू है। बट जिस तरह की प्राइस एक्शन पिछले 7 दिनों में रही है बैंक निफ्टी में, मुझे लग रहा है कि ये मूव जेन्युइन है और इस बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होनी चाहिए। सो 48,500 एक बार अगर निकलता है तो 1,500 पॉइंट की और मूवमेंट आनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि अगले 3 से 4 महीनों में बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल तक चला जाएगा। अब अगर ये रैली प्ले करना है तो किन शेयरों में आपको रहना है? आई थिंक आपको एसबीआई में रहना है। हमारा फेवरेट रहा है। मैं जब भी आपके चैनल पे आया हूं मैंने एसबीआई के बारे में बात की, और मुझे लगता है कि 850 और 1,000 रुपए तक एसबीआई चला जाएगा। एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखें तो चार्ट खराब नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी अच्छी होती है इतने बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद। 1400-1420 का अच्छा बेस हो गया है, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक में भी 7 से 10% की मूव आएगी। बट अगर आपको आउट परफॉर्मेंस प्ले करना है तो वो एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में आएगा, उसमें ज्यादा कमिटेड रहिए। ओके जी हाँ गौतम, एसबीआई आपका टॉप फेवरेट है और अच्छा लगा जान के कि मार्केट वॉलिटिलिटी में कहीं ना कहीं एक एंट्री पॉइंट भी बन रहा है। पर एक और सवाल जो गौतम पिछली बार भी हमने पुटअप किया था वो था पीएसयू, पूरा पीएसयू बास्केट, क्योंकि यहाँ पे भी सिलेक्टिवली अभी भी कई सारे काउंटर्स हैं जो कि अपने आप को मजबूती से होल्ड कर रहे हैं। तो इस समय क्योंकि कई सारे तर्क आते हैं कि वैल्यूएशंस किस तरीके से हैं, साथ ही अगर कंपेयर करें कि इलेक्शन सीजन है उसको लेकर कई सारी कमेंट्रीज आती हैं। पर ऐसे में अगर किसी को एक्सपोजर और बढ़ाना हो या फिर एक फ्रेश एंट्री लेनी हो तो पीएसयू पैक में कोई सेलेक्टिव काउंटर्स जिस पे आपकी नज़र है? देखिए 4-5-6 महीना पहले एक ऐसा सिचुएशन था कि आप पीएसयू शेयर में कुछ भी ले लीजिए और उसमें पैसा बनता था। अब आई थिंक मेरे हिसाब से वो फेज गया, क्योंकि जितनी बड़ी रैली आनी थी वो आ चुकी। सारे जो पॉजिटिव्स है वो ऑलरेडी फैक्टर हो चुके, और वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं है, क्योंकि ये सारे शेयर सिंगल डिजिट पीई से चले थे और अभी भी लो डबल डिजिट पीई पे है। तो एज सच कोई फ्रॉथ या कोई इतनी बड़ी हायर वैल्यूएशन ये सब में नहीं है, और इसके कारण ये स्टेबल है। बट अगर आप चार्ट के हिसाब से जाए तो मुझे लगता नहीं है कि पीएसयू शेयर में इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो इतनी कोई बड़ी मोमेंटम जारी रहेगी। तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अभी पीएसयू शेयरों में ठीक नहीं है। सो ओवरऑल बेसिस पे थोड़ी सी दूर रहनी चाहिए, बट विद इन द स्पेस मोमेंटम काफी अच्छा है। तो 2 शेयर जो हमें अच्छे लगते हैं, देखिए हमारा मेटल्स पे काफी बुलिश व्यू है। हम कहते आए हैं कि दिस ईयर कुड बी अ स्पेशल ईयर फॉर मेटल स्टॉक्स, और मेटल्स में अगर आप सेल और नाल्को को देखें जो पीएसयू स्पेस में भी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सुपर नॉर्मल रिटर्न्स इस साल बन सकती है, और दोनों अभी भी काफी अंडर वैल्यूड है। तो क्योंकि आपने पीएसयू के बारे में बात किया तो ये 2 शेयर तो हमें अच्छे लगते हैं, और साथ साथ में जो टॉप पीएसयू बैंक्स है एसबीआई, कैनरा बैंक और बीओबी, वहां भी अच्छी रिटर्न बननी चाहिए। गौतम, ये तो हम आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहे थे कि अच्छा हमको बैंक निफ्टी के बारे में बताइए, निफ्टी के बारे में बताइए, या फिर अलग अलग स्टॉक्स गोल्ड के बारे में बताइए। आपका अपना खुद भी कुछ एनालिसिस होगा, मैं वो सुनने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आप कहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, आप क्या चीज़ ले रहे हैं या क्या चीज़ को छोड़ रहे हैं? वेल जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीनों में मेटल्स और फार्मा 2 आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहेंगे। मेटल्स में आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ, जिस तरह से टाटा स्टील चला है, जिस तरह से जेएसपीएल चला है, मुझे लग रहा है कि कुछ अलग ही हो रहा है। जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो धीरे-धीरे अब डिस्काउंट हो रही है, क्योंकि चाइना का जो रिकवरी है अगर वो होता है तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर
फॉर दिस इंडस्ट्री, और इंडियन जो जो कंपनीज है मेटल स्पेस में, वो बहुत बड़े बेनिफिशियरीज बन जाएंगे। तो चार्ट में तो इंडिकेशन आ गई है, फंडामेंटल ट्रिगर्स मेरे हिसाब से धीरे धीरे अगले 2-3 महीना में आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को और नाल्को और सेल, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है अभी लार्ज कैप में। इसके साथ साथ में अगर आप फार्मा देखें, पिछले 2 महीनों में इतनी अच्छी करेक्शन आई, उसके बावजूद फार्मा से इंडेक्स इतना स्ट्रांग है। सन फार्मा देखिए, हमारा फेवरेट है, अभी भी चल रहा है, और यहाँ से भी 20% की तेजी आनी चाहिए। सिप्ला अच्छा लगता है, डॉक्टर रेड्डीज अच्छा लगता है। तो सेफ्टी के हिसाब से फार्मा और मेटल्स हमारे टॉप पिक्स है। उसके साथ साथ में बैंक्स मेरे हिसाब से सरप्राइज कर सकते हैं, और रिलायंस को भूलना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से रिलायंस में भी 15% की तेजी आ सकती है। 15% की तेजी, 3,000 रुपए का भाव है, 15% यानी कि 3,500 रुपए के लेवल के लिए आप रिलायंस में तैयार रहिए, और मेटल और फार्मा भी गौतम के रडार पर हैं। गौतम जी, आपसे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि हाल फिलहाल जो हमने मिड कैप में, स्मॉल कैप में करेक्शन देखा, फ्रॉथ की खबरें आ रही थी, उसके बाद कुछ कुछ रेगुलेटरी नकेल कसी गई। आप ये बताइए कि कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या मेटल ये स्मॉल कैप मिड कैप में खरीदारी का क्या मौका फिर से आ गया है, सरकारी शेयरों में क्या करना चाहिए, तो आप क्या जवाब दे रहे हैं अभी? देखिए, अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोई बड़ी करेक्शन आई नहीं। हाँ, स्मॉल कैप इंडेक्स में 15% का फॉल आया, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई, और मिड कैप इंडेक्स तो अभी लाइफ टाइम हाइस के आसपास है। बट जो क्लीन अप होना था ना, वो हो गया, क्योंकि जो क्वालिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है, वो पिछले 10 दिनों में जिस तरह से रिबाउंड किए हैं, ये पता चल रहा है कि लिक्विडिटी अभी भी स्ट्रांग है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी 8 से 9 हजार करोड़ हर महीना स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में जा रहा है, और उसके कारण लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है कि क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी जारी रहेगी। तो अगले 6 महीने के लिए अगर आप 2024 के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है कि अभी भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में है। बट एक ही सजेशन है कि प्लीज क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, जो इंडेक्स का हिस्सा है। आई थिंक उसमें अगर आप रहेंगे तो आपको अच्छी रिटर्न बनेगी, और ग्रेड सी और ग्रेड डी, जहां पर मोमेंटम अच्छी रहती है बट सीजनली रिटर्न्स अच्छे बनते हैं, उनसे दूर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अब आपका गौतम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे अपनी राय देने के लिए, और साथ ही वो तमाम टॉप बेट्स बताने के लिए जहां पे है आपकी नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे गोल्डीलॉक्स के फाउंडर गौतम शाह, जहां पे उनका कहना था कि अच्छी तेज़ी के बाद अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के ऊपर फिर से निकलता है तो तैयार हो जाइए 23,000 के भी ऊपर के टारगेट्स के लिए। और बैंक निफ्टी आने वाले कुछ महीनों में 50,000 के भी स्तर दिखा सकता है। फिलहाल उनके टॉप बेट सेल, नाल्को और एसबीआई निकल कर आ रहे हैं। साथ ही रिलायंस में भी 15% की तेज़ी देख रहे हैं। तो कई सारे अच्छे टेकअवेज हैं, पर इसी के साथ